हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में, जो कि बहुत दिनों के बाद हो रही है क्योंकि बीच में हम लोग बहुत दिन मिल नहीं पाए थे, आज के इस क्लास में हम लोग एक और बहुत शानदार चैप्टर करने वाले हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 4 राजनीति विज्ञान, या जिसे आप यूपी बोर्ड में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सिविक्स, ठीक है, नागरिक शास्त्र, सिविक्स का चैप्टर अंतरराष्ट्रीय संगठन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। एक बार सभी लोग आ जाइएगा, सबसे बातचीत हो जाएगी, हम स्टार्ट करेंगे। हेलो अंजलि, हेलो संजय, हेलो साहिबा, हेलो आस्था, हेलो गौरव। क्या आप सब लोग आज की क्लास के लिए स्टार्ट बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं? तो कमेंट सेक्शन में आग लग जाना चाहिए। आज हम लोग एक बार में एक ऐसा शानदार चैप्टर करेंगे जिसको पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सीयूईटी के लिए तो है ही, प्लस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देश में देते हैं, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं, उसमें इन जगहों से, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग बेटा, सबके कमेंट्स में देख रहा हूं। एक बार आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिल्कुल मजबूती के साथ तैयारी में, पढ़ाई में लग जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहद शानदार और बेहद मजेदार चैप्टर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि रीत सदा क्या क्या आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आज के सेशन में प्यारे बच्चों हम लोग खत्म करेंगे, या आज के सेशन में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राम राम जी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है। भाई, एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसका थोड़ा मतलब भी तो पता हो। हम डायरेक्ट कूद कर आ जाए टॉपिक पर, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि भाई अगर हम अंतरराष्ट्रीय संगठन करने जा रहे हैं तो हम अंतरराष्ट्रीय संगठन किसको कहेंगे। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही यह भी डिस्कशन होगा कि व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। दुनिया भर के संगठन तो देश के भीतर हैं, दुनिया भर के संगठन दुनिया भर में क्यों चाहिए, है ना। ये बहुत शानदार, वाह क्या बात है। तो ये संगठन क्यों चाहिए, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, ऐसे क्या रीजंस हैं या ऐसे क्या दिक्कतें हैं। फिर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसको कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो रिफॉर्म्स हैं या जो सुधार हैं उनको क्या कहा जाता है, कौन कौन से सुधारों की चर्चा चल रही है, क्या सुधारों के अंतर्गत आना चाहिए, उन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। हाँ बेटा, 6 बजे मेरी क्लास होती है सर। ये सीयूईटी यूज, बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, ये बोर्ड सीयूईटी सबके लिए है, आईएएस पीसीएस के लिए भी है। और अन्य महत्वपूर्ण संगठन जिसमें हम लोग थोड़ी सी चर्चा डब्ल्यूटीओ की, आईएमएफ की, विश्व बैंक की, आईएईए की करेंगे, कुछ गैर सरकारी संगठनों की चर्चा करेंगे। तो बहुत ही शानदार ये सेशन होने जा रहा है, सब लोग आ जाइए। सर क्लासेस 6 बजे होती है बेटा, 6 बजे बिल्कुल क्लास होती है हमारी, ठीक है। चलो शुरू करें। एक बार फायर इमोजी सब लोग लगा दो, एक बार सब लोग फायर इमोजी लगा दो, जल्दी करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 आस्था, बिल्कुल गुलफाम। चलिए 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 चलिए, ओके, आओ बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या हुआ सर, आवा वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे एक बार बता दीजिएगा। हाँ बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन की कि भाई अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है। ठीक है, एक तो हमें यह समझ में आता है कि सीधी सी बात यह है कि विश्व स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पर कह लीजिए, या एक से अधिक देशों में, एक से अधिक देशों में, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत या कार्य करने वाले संगठन, ठीक है, संगठन, यानी ऐसे संगठन जो एक से ज्यादा देशों में काम करें, ऐसे संगठन जो प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करें।
जो विश्व स्तर पर कार्य कर रहे हो, और ये हो सकता है सरकारी हो सकता है गैर सरकारी हो, तरह तरह के, अब उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मतलब हो सकता है कि ये सरकारी हो सकता है कि ये गैर सरकारी हो, ठीक है। तो इन संगठनों को हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। प्यारे बच्चों, हो सकता है इनका उद्देश्य लाभ कमाना भी हो और हो सकता है गैर लाभकारी हो, ठीक है। मतलब इनका लाभ कमाना कोई उद्देश्य नहीं है अधिकतर का, गैर लाभकारी हो, किसी विशेष सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हो। समझ रहे हैं ना? जैसे कोई संगठन हो सकता है कि पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है उसको दुरुस्त रखने के लिए, कोई संगठन हो सकता है पूरे देश में सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, कोई संगठन हो सकता है कि पूरे देश में जो है, पूरी दुनिया में जो है, देश में कह रहा हूं बल्कि पूरी दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। अलग अलग उद्देश्यों के हिसाब से भी संगठन चल सकते हैं। सर क्लास डेली होती है क्या? बेटा डेली होती है, अलग अलग चैप्टर्स की। हाँ बिल्कुल आयुष, में अभी आप बता रहा हूं। अच्छा एक बात मैं आज ही आप लोगों को बता देता हूं प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको आज ही बता देता हूं कि हमारे अगले संडे को मेरी एक 100 एमसीक्यू की क्लास होने वाली है विथ पोल, विथ मतलब जिसमें बच्चों को हम पोल के साथ उनके नाम भी बताएंगे। तो आज से ही नोट कर लीजिएगा, अगले संडे को वो क्लास होगी, सेशन लग जाएगा। 3:30 बजे हो सकती है या 6 बजे भी हो सकती है, आपको बता दिया जाएगा, यह मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं। हेलो बेटा हेलो। तो जो संगठन विश्व स्तर पर कार्य करे, एक से अधिक देशों में काम करे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करे, उनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ जी साहिबा। अब आइए देखते हैं आगे प्यारे बच्चों। अब अगला बात आता है अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें क्यों चाहिए? आखिर हमको अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई हमको अंतरराष्ट्रीय संगठन आखिर चाहिए क्यों, क्या जरूरत है उसकी? तो क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है अंतरराष्ट्रीय संगठन का? संवाद। देखो आप ये जानते हो कि जैसे हमारा देश में एक सरकार होती है, हर देश की एक सरकार होती है, लेकिन प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार का न होना क्यों क्यों जरूरी हो जाता है? जरा समझिएगा। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सरकार नहीं होगी तो पूरी दुनिया में संवाद, पूरी दुनिया में मध्यस्थता, ठीक है, बीच बचाओ जिसको कहते हैं, मध्यस्थता संवाद, ये कैसे होगा? जैसे हमारे देश में तो एक संसद है, उस संसद में नेताजी लोग मिलकर कुर्सी चला के अपना बातचीत कर लेंगे, लेकिन अगर पूरी दुनिया में किसी मसले पर बात करनी हो, बीच बचाव करना हो, डायलॉग करना हो, तो भाई कोई एक ऐसा जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया की सरकार नहीं है, तो इसलिए कुछ ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं जिनके माध्यम से आपस में बातचीत होती है, मध्यस्थता होती है ना? हाँ गुर्जर चौहान जी क्या हो गया? अरे इसमें कुछ लोग बात करके निकल रहे हैं। चलिए ध्यान से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा बेटा। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा? एक संवाद बनेगा, दूसरा मध्यस्थता बनेगी, यानी आपस में बातचीत और आपस में किसी विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की आवश्यकता है। ऐसे में कहां क्या जरूरी है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन आपको संवाद का मंच देता है, एक ऐसा मंच देता है जहां पर बातचीत हो सके, है ना? उसके अलावा विवाद निस्तारण, मध्यस्थता से क्या होगा? कोई भी विवाद जो है युद्ध बनने से रुक जाएगा। विवाद निस्तारण यानी कि विवाद को मिटाया जा सकता है, विवाद को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसके अलावा आर्थिक सामाजिक सामाजिक समझौते या मेलजोल, ठीक है, आर्थिक सामाजिक समझौते कह लीजिए, मेलजोल कह लीजिए, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, दुनिया के समाज, दुनिया की संस्कृतियां प्यारे बच्चों आपस में मिल जाएं। सर ऐसा लग रहा है नागरिक शास्त्र में फेल हो जाऊंगा, आप इतना धीरे पढ़। अच्छा कुछ बच्चों, एक बात मेरी सुन लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ बच्चों को यह डर लग रहा है कि सर हम तो अगर ऐसा चलेगा तो फेल हो जाएंगे क्योंकि क्लासेस कब खत्म होंगी। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दिसंबर तक चीजों को निपटा लेंगे और बीच में मैराथन भी आ रहा है आपके लिए, क्यों चिंतित हो? आपके एग्जाम फरवरी में है, आप थोड़ा तो यकीन रखिए मेरे ऊपर। अभी बीच में अब एमसीक्यू भी शुरू कर दिया, अभी मॉडल पेपर भी मैं लेके आ रहा हूं। कल मैं मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं 3:30 बजे, सब लोग सुन लीजिए, उसमें भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बीच में हो रही है, मैराथन बीच में आएगा और ये वन शॉट चलता रहेगा, पीडीएफ मिलती रहेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलता रहेगा। थोड़ा यकीन रख लो मेरे प्यारे बच्चों, भरोसे पर दुनिया कायम है ना? तो चिंता मत करो, मैं हूं और साथ में रहूंगा, बस तुम लोग बने रहो।
है ना, फिर भाग भी जाते हो और कहते हो कि पढ़ाई नहीं हो रही है। तो संवाद, मध्यस्थता, विवाद का निस्तारण, आर्थिक सामाजिक समझौता, मेलजोल, संस्कृतियों को आपस में मिलना, इसमें आर्थिक सामाजिक के साथ सांस्कृतिक भी जोड़ लीजिए, सांस्कृतिक मेलजोल, ठीक है। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मेलजोल समझौते, ये सब अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से आसान हो जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें क्या क्या अवसर प्रदान करते हैं? विश्व स्तर पर संवाद यानी बातचीत का मौका देते हैं। कोई विवाद है तो उसको खत्म करने के लिए मध्यस्थता, बीच बचाव का मौका देते हैं। दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ाते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जरूरत है प्यारे बच्चों। यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों का क्या है? एक तरह से फायदा है, या अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक रिजल्ट है, या अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक तरह का क्या है प्यारे बच्चों? आउटकम देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? तो यह अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है और अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, यह हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलेंगे सबसे महत्वपूर्ण अंग की तरफ, सबसे महत्वपूर्ण संगठन की तरफ, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूनाइटेड, ये लिखा है नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? यूएनओ। क्या कहते हैं? यूएनओ। सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे चैप्टर की रीड है, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। आखिर ये क्या है? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 100%, गौरी जी बिल्कुल 100%। कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं 3:30 बजे। तो प्यारे बच्चों, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर क्या है? ये कैसे अस्तित्व में आया? ये कैसे बना? बड़ी दिलचस्प कहानी है, जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि 1914 से 1918-19 तक लगभग, ठीक है, क्या चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, खत्म होते होते 19 हो गया। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला प्यारे बच्चों, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यह महसूस किया गया कि दुनिया में बहुत बर्बादी, बहुत अशांति और अराजकता फैल रही है। यानी प्यारे बच्चों, आप यह समझिए कि लोगों को, दुनिया के देशों को यह महसूस होने लगा कि हमें रोकने वाला कोई नहीं, हम तो लड़ते ही जा रहे हैं और दुनिया में इस तरह तो तबाही बर्बादी आ जाएगी। अगर कोई किसी को रोकेगा नहीं तो हर देश दूसरे देश को खा जाएगा, चबा जाएगा। तो भविष्य में ऐसा न हो, इसको देखने के लिए, इसको बचाने के लिए प्यारे बच्चों 1920 में, 1920 में प्यारे बच्चों, लीग ऑफ नेशन, ध्यान रखिएगा, नेशंस, ठीक है, जिसको कहा गया हिंदी में राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, राष्ट्र संघ, यह अलग है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में की गई। क्या किया गया प्यारे बच्चों? मेरे साथ बोलिएगा। 1920 में, बेटा 6 बजे क्लास होती है, 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, जिसको राष्ट्र संघ कहा जाता है, उसकी स्थापना प्यारे बच्चों की गई। और इसको क्या कहा गया? इसको टास्क दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने का। द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना, इसको क्या टास्क दिया गया कि भाई किसी भी कीमत पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना ही है। किसी भी कीमत पर क्या करना है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना है। इसको यह टास्क दिया गया। सर दोनों में अंतर क्या है? बेटा मैं अभी बताऊंगा गौरी क्या अंतर है, अभी सब समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, पूरी कहानी सुन लीजिए पहले। तो राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इस बार यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यानी राष्ट्र संघ जिसको यह जिम्मेदारी दी गई कि आप दुनिया में शांति बनाकर रखिए, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया, क्या रीजन था कि यूएनओ अभी तक बना हुआ है और राष्ट्र संघ खत्म हो गया था, उसमें एक बड़ा बेसिक अंतर है। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखने को यह मिला कि यह सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा प्यारे बच्चों? क्योंकि 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा, 44-45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा, द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों? हां करेक्ट, नहीं 48 नहीं बेटा, 45, ठीक है। हां सीयूटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1939 से 1945 के बीच में प्यारे बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा। इसका मतलब यह हुआ कि यह राष्ट्र संघ क्या हो गया? सक्सेस नहीं रहा।
इस राष्ट्र संघ को जो जिम्मेदारी दी गई वो जिम्मेदारी वो पूरा नहीं कर सका, क्योंकि आप जानते हो कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, दो राष्ट्र के ग्रुप ने मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर छेड़ दिया। एक तरफ से जर्मनी, इटली, जापान जो कि धुरी राष्ट्र थे, और एक तरफ अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश जो मित्र राष्ट्र थे। इनमें क्या हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टेंटेन शुरू हो गया, और ले बम पे बम, गोला का गोला चल रहा है। उसी समय एटम बम का भी प्रयोग हुआ और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम भी गिरा दिया गया प्यारे बच्चों, 6 अगस्त 9 अगस्त को। यानी दुनिया ने देखा कि तबाही तो भाई बहुत बड़ी हो रही है। और साल 2 साल में ही 1939 से जब यह युद्ध शुरू हुआ, तो साल 2 साल में ही सभी देशों को यह लगने लगा कि भैया मेरे अब तो बर्बादी तय है। और इसीलिए प्यारे बच्चों क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना, 1941 में 1941 में प्यारे बच्चों चर्चिल और रूजवेल्ट, ये दो लोग मिलते हैं प्यारे बच्चों, और एक प्यारे बच्चों अटलांटिक चार्टर बनता है। अटलांटिक चार्टर, ठीक है, अटलांटिक चार्टर बनता है। और ये चर्चा होती है अटलांटिक चार्टर पर, यह चर्चा होती है कि हमें एक संगठन तो बनाना पड़ेगा। रूजवेल्ट अमेरिका से, यूएसए से, और चर्चिल जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से थे। और इन लोगों ने मिलकर यह तय किया कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा कि भविष्य में इन लड़ाइयों को रोक ले। एक कह रहे सर आज तो आप हीरो लग रहे, नारायण को बाकी दिन नहीं लगता हो क्या है? अच्छा बेटा इब्राहिम, कल क्वेश्चन होगा, कल जरूर आना, आज देखो इसको ध्यान से। तो अटलांटिक चार्टर जब साइन किया गया 1941 में, और यह तय हुआ, अंदर अंदर यह बात हो गई कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्यारे बच्चों एक संगठन बनाएंगे। और इसीलिए 1943 में अब जितने मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों की बैठक हुई, जो लोग मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, मित्र राष्ट्र की बैठक हुई प्यारे बच्चों। इसमें फिर इनके साथ चर्चिल, रूजवेल्ट के साथ इसमें स्टालिन भी जुड़ गया, मतलब सोवियत संघ का जो नेता था स्टालिन, यह भी जुड़ गया। और ये सब लोगों ने मिलकर तय किया कि यूएनओ की स्थापना, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो 1941 में पहले अटलांटिक चार्टर आया, मुख्य रूप से चर्चिल और रूजवेल्ट यानी अमेरिका और इंग्लैंड थे। फिर 1943 में सब लोग बैठे, जितने लोग मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, सब लोग बैठे और सबने तय किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्यारे बच्चों एक ऐसा क्या करेंगे, एक संगठन बनाएंगे। और 1945 में एक याल्टा सम्मेलन भी हुआ। याल्टा में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सब कुछ तय किया गया कि कैसे कैसे वो संगठन काम करेगा। याल्टा सम्मेलन यानी अटलांटिक चार्टर और याल्टा सम्मेलन, इसके बीच में सब कुछ तय हुआ कि हां एक संगठन ऐसा रहेगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा दिमाग लगाकर किया गया। इस बार अब फिर जून में 2 महीने की अलग बैठक चली, लेकिन इस बार यह तय किया गया कि देखो राष्ट्र संघ, इसीलिए कहा जाता है इतिहास से सीखो और आगे बढ़ो। राष्ट्र संघ फेल हो गया, क्यों? क्योंकि राष्ट्र संघ को केवल शांति बनाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो नया बनने वाला था उसको कहा गया कि यह केवल शांति नहीं बनाएगा, यह सामाजिक आर्थिक विकास भी करेगा। यानी इसको अगर बनाए रखना है तो इसकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ा दो। जो नया संगठन आने वाला है, अभी पैदा होगा, राजा जी एक करे रहल जरूरत, तो अभी पैदा नहीं हुआ है। जून में प्यारे बच्चों 50 देशों ने साइन किया। ठीक है, ध्यान से सुनना, जून 1945 में 50 देशों ने हस्ताक्षर किया, 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद 51वां देश कौन था? पोलैंड, इसने सबसे लास्ट में साइन किया। ठीक है, और अंत में प्यारे बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों के साइन के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई प्यारे बच्चों। और 31 अक्टूबर को भारत ने ज्वाइन किया। भारत ने, या हां 31 अक्टूबर को भारत शामिल हुआ। प्यारे बच्चों इसीलिए 24
अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? एक बार मुझे बता देना। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? ठीक है, ठीक है, डन। अब आ रही है? सही है। चलिए, तो मैं आपको यही बता रहा था कि वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। 193 कंट्रीज क्या है प्यारे बच्चों, इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 और वर्तमान में 193 और न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बेसिक अंतर। अब जरा समझिएगा, जो राष्ट्र संघ था प्यारे बच्चों, जो राष्ट्र संघ था उसको केवल अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई थी। लेकिन प्यारे बच्चों जो संयुक्त राष्ट्र संघ आया, उसको यह कहा गया कि आपको क्या करना है, आपको सामाजिक आर्थिक सहयोग और विकास भी करना है। आपको क्या करना है, सामाजिक आर्थिक सहयोग और विकास भी करना है। ठीक है, अच्छा, ये इंडिया 30 अक्टूबर कर देना, मैंने 31 लिख दिया, इसको 30 अक्टूबर कर देना बेटा। ये 30 अक्टूबर था, जल्दी में मैंने 31 कर दिया। ठीक है, 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। चलिए, तो प्यारे बच्चों क्या था कि अब यहां पर यह कहा गया कि भाई देखो, तुमको केवल शांति नहीं बनानी है, तुमको आर्थिक सामाजिक विकास भी करना। जरा इसका लॉजिक समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यों ऐसा किया गया। इसके दो रीजन है। देखो, हम ये कहते हैं कि हमारे घर में शांति होनी चाहिए, पर घर का कोई आदमी काम नहीं करता, घर के किसी आदमी के पास पैसा नहीं है, या तुम्हारे मोहल्ले में जो लोग हैं उनके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, वो चौराहे पे बैठकर टाइम पास करेंगे, वो लोगों को छेड़ेंगे, परेशान करेंगे। लेकिन अगर लोगों को हम काम दे दें, लोगों को उनका अधिकार दे दें, लोगों को उनकी जरूरत की चीजें दे दें, तो फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, फिर आप ये मान के चलो कि दुनिया भर में शांति हो जाएगी। काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो क्या, ठीक है, फिर वो लोग क्या करेंगे, दुनिया भर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपने आप शांति बन जाएगी। इसीलिए यूएनओ को यह कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, यूएनओ को प्यारे बच्चों शांति और सहयोग यानी कि क्या करना पड़ेगा, सामाजिक आर्थिक विकास पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब यहां से क्या हुआ, अभी ये सामाजिक आर्थिक सहयोग और विकास कैसे करेंगे, इसकी चर्चा भी प्यारे बच्चों मैं आपसे भी डिटेल में करूंगा जब हम इसके अंगों की चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार यूएनओ के अंगों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यूएनओ के अंगों की चर्चा कर लेते हैं फटाफट। चलिए, आ जाइए। ठीक है, चलिए, मैं एक बार ये कुछ तो प्रॉब्लम आती है, इसको ठीक कर लेता हूं, एक सेकंड बेटा। चलिए, परफेक्ट। तो प्यारे बच्चों यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएनओ के अगर अंगों की चर्चा करें, पहला अंग कौन सा है प्यारे बच्चों, महासभा या आम सभा इसको कहते हैं। देखिएगा जरा, यूएनओ के 6 अंग है। पहला है आम सभा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरल असेंबली। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जनरल असेंबली। बात समझ में आई। 6 अंगों में एक अंग कौन सा है, जनरल असेंबली, आम सभा। क्या मतलब है इसका, देखो, जैसे देश में प्यारे बच्चों एक सरकार होती है और एक संसद होता है, उस संसद में सारे लोगों को समान अधिकार, सारे सांसदों को समान अधिकार मिले होते हैं, बैठकर बातचीत होती है, संवाद होता है। इसी तरह आम सभा जो है ये क्या है, एक संवाद का मंच है, संवाद का मंच है। ठीक है,
आम सभा क्या है प्यारे बच्चों? एक संवाद का मंच है, जिसको हम कहते हैं डायलॉग। एक संवाद के मंच के रूप में आम सभा काम करती है प्यारे बच्चों, है ना, जहां पर सभी देश अपनी अपनी बातें करते हैं प्यारे बच्चों। सभी देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने विचारों को, अपने बातों को रखते हैं, है ना। और सभी देशों को समान अधिकार यहां मिलता है। उनके मतों का समान जो है पावर रहता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे प्यारे बच्चों वो कोई छोटा सा मालदीव हो, उसके वोट बराबर रखे जाएंगे, उनकी बात बराबर तरीके से सुनी जाएगी। ये प्यारे बच्चों कहां पर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है कहां पर? आम सभा में। ठीक है, तो आम सभा में सभी लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे और सबके बातों की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, बिल्कुल बराबर होगी। ये क्या हो गया? आम सभा हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्यारे बच्चों, सुरक्षा परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। क्या है सिक्योरिटी काउंसिल? क्या है सुरक्षा परिषद? प्यारे बच्चों, यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का। इसको वैश्विक पुलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्विक पुलिस। जो असली काम था, जो असली टारगेट था, जो असली उद्देश्य था यूएनओ को बनाने का, वो असल में यहीं से आया। ठीक है, इसका ही काम है वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखना। वैश्विक शांति एवं स्थिरता बनाए रखना। इसका काम क्या था? वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाए रखना प्यारे बच्चों, ये सुरक्षा परिषद का काम है। और अगर कोई देश किसी के ऊपर आक्रमण करता है, अतिक्रमण करता है, जबरदस्ती करता है, तो सभी देश की, जो इसकी देश की सेनाएं हैं, उनको मिलाकर उस देश पर हमला भी करना। इसके लिए इसके पास एक सेना होती है जिसको कहा जाता है पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, यूएनओ की अपनी एक सेना होती है, सभी देशों की फौजों को मिला के बनाई जाती है, उसको कहा जाता है पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, और वो कौन, किसके अंडर काम करती है? वो प्यारे बच्चों यूएनओ के अंतर्गत काम करती है। तो दुनिया में शांति बनाने रखने के लिए अगर किसी देश पर चढ़ाई भी करना है, किसी देश पर हमला भी करना है, तो वो कर सकती है। अवनीश सर, आपके ब्रदर का नेम मनीष है? हेलो, हाँ चलो, यूएनओ का पूरा नेम, हाँ करेक्ट बेटा, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, आवाज नहीं आ रही बेटा? अब तो सही आवाज आ रही है। काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, चले देखें आगे। चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी संरचना जरा ध्यान रखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इसमें 15 सदस्य हैं। कितने? 15 सदस्य हैं। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अब इसको जरा समझिएगा। जो सुरक्षा परिषद है, इसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। जो 5 स्थायी सदस्य हैं, पहले उनके नाम आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये 5 स्थायी महत्वपूर्ण हैं। ये वही लोग होंगे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीता था, जिनके कहने पर यूएनओ बनाया गया था। तो इसमें कौन कौन है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, उसके बाद पहले सोवियत संघ था, अब उसकी जगह रूस है। उसके बाद प्यारे बच्चों फ्रांस, और उसके बाद प्यारे बच्चों कौन है? चीन। ये 5 ऐसे देश हैं जिनको यूएनओ के सुरक्षा परिषद की, हां, क्या मिली हुई है? स्थायी सदस्यता। एक कह रहा फिर से गई। अरे बेटा, आवाज तो आ रही है यार। उसके बाद क्यों तुम लोग बीच में मजाक कर रहे हो? सर जी प्री बोर्ड एग्जाम 11 दिसंबर से। बेटा ऐसा है, अगले हफ्ते में हमारा
क्या शुरू हो जाएगा? मैराथन। तो प्री बोर्ड स्पेशल मैराथन चलेंगे, आप चिंता मत करिए, उसकी पूरी चिंता हम कर रहे हैं। ठीक है, सारा एक साथ कराएंगे, 2 क्लासेस में पूरा मैराथन खत्म। तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य जो हैं वो 2 वर्षों के लिए, किसके के लिए? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और ये 2 वर्षों के लिए कौन होंगे? वही सारे 193 सदस्य में से बारी बारी चुने जाएंगे, बारी बारी प्यारे बच्चों चुने जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों ये 2 साल के लिए क्या होंगे? आम सभा से बारी बारी चुने जाएंगे। जो आम सभा में 193 लोग हैं, उन्हीं में से इन 5 को छोड़ के बाकी लोगों को बारी बारी इसमें से चुना जाएगा। और टोटल सदस्य कितने होंगे? 15। और 15 में बहुमत के आधार पर फैसला। बहुमत के आधार पर फैसला होगा। ठीक है, क्या होगा? बहुमत के आधार पर प्यारे बच्चों फैसला होगा। यानी इन 15 में ज्यादातर लोग जो कहेंगे वही होगा। लेकिन यहां पे एक खेल है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इन 5 के पास क्या है? इन 5 के पास है वीटो पावर। वीटो पावर जिसे कहा जाता है निषेधाधिकार। क्या कहा जाता है? निषेधाधिकार। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? निषेधाधिकार। अब ध्यान से सुनना, बड़ा शानदार है। ये प्यारे बच्चों फूफा है, ये शादी के फूफा है 5 लोग। शादी में सारा घर कुछ कह रहा है, उसमें फूफा जी ने जो कह दिया, नहीं हम तो नहीं करेंगे, ये नहीं, यही होगा, तो मजबूरी में मानना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, मानना पड़ता है। यही ये 5 लोग हैं, भले 15 के 15 14 लोग कुछ कहें, इनमें से कोई एक भी अगर मना कर देगा, निषेधाधिकार का मतलब होता है मैं मना करता हूं, ये नहीं होना चाहिए, मैं मना करता हूं। एक निगेटिव पावर है कि भाई मैं मना कर रहा हूं, आप लोग कुछ भी कहिए, ये काम होगा ऐसा मैं नहीं मानता, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो 5 लोग हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, ये लोग फूफा हैं। और ये लोग कहते हैं कि भैया मैं तो मना कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। फिर इनमें से ये सब में से 14 में से अगर 15 में से 14 लोग भी कुछ कह रहे हो, इन 5 में कोई अगर एक मना कर देगा तो वो काम नहीं होगा। तो वीटो पावर का मतलब याद रखना, वीटो पावर किसको मिला हुआ है? जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको मिला हुआ है। और ये क्या कहते हैं? मैं मना करता हूं, यानी मैं नहीं चाहता कि ये काम हो। और इसको हम लोग एक निगेटिव पावर के रूप में, निषेधाधिकार के रूप में कहते हैं। सबसे ज्यादा निषेधाधिकार का प्रयोग अब तक रूस ने किया है, सबसे ज्यादा बार रूस ने किया है। मतलब रूस और सोवियत संघ को मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा बार उसने किया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर जो संगठन आता है प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर पर आता है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, आप इसको कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो यूएनओ की स्थापना की गई तो उसको यह काम दिया गया कि सामाजिक आर्थिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, क्या काम दिया गया? कि सामाजिक आर्थिक विकास भी होना चाहिए। तो यह काम करने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई है? यह काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ। अच्छा, ये अभी हम सुधारों पर थोड़ा आएंगे, हम अभी संयुक्त राष्ट्र संघ पर ही थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, सुधारों पर बाद में आएंगे, एक मिनट बेटा। ठीक है, चलो सामाजिक आर्थिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अंग, अब यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या है? यहां पर इसकी कुछ एजेंसियां हैं। क्या है इसकी? कुछ क्या है प्यारे बच्चों? एजेंसी। इन एजेंसी के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास का काम किया जाता है। सर बोर्ड में कर्व पेंसिल से बनाकर आए या पेन से? बेटा पेंसिल से बनाइए, पेंसिल से बनाइए। ठीक है, हाँ बढ़िया है, बढ़िया है बेटा। हमारे गुरुवर कैसे होनी सर जैसे वो डलवा दो तुम लोग, है। अब इनके कुछ एजेंसीज को आपने ध्यान में रखना है, उन एजेंसीज के तहत ये काम करते हैं। जैसे एक एजेंसी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वास्थ्य के लिए काम करता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। अब देखो, ये आपको एक होमवर्क भी आज रहेगा।
इनके फुल फॉर्म्स आपको एनसीईआरटी और गूगल दोनों से लिखने हैं नोट करके, जिनका जिनका मैं लिख रहा हूं। मैं आराम से लिख सकता हूं, मैं बोलूंगा भी, लेकिन एक बार आपको एक छोटा नोट्स इसका बनाना है और इसका एक छोटा नोट आपको दिया भी जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सुनते जाओ। तो जैसे प्यारे बच्चों, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के लिए काम करता है। दूसरा प्यारे बच्चों, जैसे आपको याद होगा UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, जो मानवाधिकारों के लिए काम करता है। किसके लिए? मानवाधिकारों के लिए। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, एक मानवाधिकार की घोषणा भी यूएनओ की तरफ से की गई है। 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा भी प्यारे बच्चों किया गया था। किसके तरफ से? यूएनओ की तरफ से। यूएनओ ये मानता है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मानवाधिकार इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों के यानी मानवों को उनका अधिकार मिलता रहे तो शायद दुनिया में शांति रहेगी। अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो शांति नहीं रहेगी। तो इसीलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस भी प्यारे बच्चों मनाया जाता है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। और प्यारे बच्चों यूएनएचआरसी के अलावा और अगर आप देखो, जैसे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, ये बच्चों के लिए काम करता है। ये बच्चों के लिए काम करता है। चौथे नंबर पर अगर आप देखो प्यारे बच्चों, यूनेस्को, ये प्यारे बच्चों शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के लिए, शिक्षा, ठीक है, इसके अलावा संस्कृति, इसके लिए ये काम करता है। ठीक है, एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। प्यारे बच्चों एक FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो खाद्य और कृषि के लिए काम करता है। ठीक है, तो WHO, UNHRC, यूनिसेफ, यूनेस्को, FAO, एक ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो श्रमिकों के लिए काम करता है, उनके अधिकारों की बात करता है। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे ऐसे संगठन और एजेंसियां पूरी दुनिया में मिलेंगे जो प्यारे बच्चों सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काम करते हैं। आगे बात समझ में? सामाजिक आर्थिक मुद्दों के लिए काम करते हैं और जो दुनिया में ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर समाज और संस्कृति या सामाजिक आर्थिक प्रगति होती रहेगी तो दुनिया में क्या रहेगा? शांति रहेगी। दुनिया में क्या रहेगी? एकता बनी रहेगी। दुनिया में क्या रहेगी? लड़ाई और युद्ध को कम करने के चांसेस बने रहेंगे। वरना अगर लोग गरीब होंगे, लोग परेशान रहेंगे, लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो सामाजिक आर्थिक जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि विकास संभव नहीं होगा और दुनिया में शांति भी संभव नहीं होगी। हाँ, एक UNDP है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मानव विकास पे काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि मानव विकास के लिए काम करती है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे आ रही है, डोंट वरी, डोंट वरी। अरे आ गई बच्चों, आ गई, आ गई। वो थोड़ा पानी पीने चली जाती है बीच बीच में, बीच बीच में पानी पीने चली जाती है भाई। हाँ, SIR पर भी एक शॉर्ट्स आप लोगों को मिल जाएगा। अरे होता है कभी कभी, इकोनॉमिक्स की क्लास 2 हुई है बेटा, आगे भी होगी। चलिए, चौथे नंबर पर है बेटा हाँ बिल्कुल, न्यास परिषद। चौथे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर है
चौथे नंबर पर है प्यारे बच्चों न्यास परिषद, जिसको कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। और इसका काम क्या था? फंड यानी कि पैसा इकट्ठा करना। इसका काम क्या था प्यारे बच्चों? फंड इकट्ठा करना। भाई यूएनओ को चलाने के लिए फंड चाहिए, और फंड इकट्ठा करने का काम किसको दिया गया? ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यास परिषद को दिया गया। लेकिन अब प्यारे बच्चों ये कार्यरत नहीं है। अब इसको क्या किया गया है? हटा दिया गया है। ट्रस्टीशिप काउंसिल प्यारे बच्चों, ट्रस्टीशिप काउंसिल पहले होता था जो यूएनओ के लिए क्या करता था प्यारे बच्चों? यूएनओ के लिए फंड इकट्ठा करता था, लेकिन अब उसको प्यारे बच्चों हटा दिया गया है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, 5वें नंबर का जो संगठन है प्यारे बच्चों, 5वें नंबर का जो संगठन है, उस संगठन का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या नाम है प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अर्थ क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अर्थ यह है कि भाई हो सकता है कि दो देशों के बीच में कोई विवाद हो, दो देशों के बीच में कोई कंपटीशन आ जाए, कोई टकराव आ जाए। उस टकराव की स्थिति में प्यारे बच्चों क्या होगा? भाई यूएनओ का काम तो ये है ना कि कोई भी विवाद जो है वो युद्ध का रूप न ले सके। तो अगर हमको विवाद को युद्ध का रूप लेने से रोकना है, तो प्यारे बच्चों ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंडीशन में कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करा सके। बेटा आरबीएससी के लिए भी सही है। तो प्यारे बच्चों ये है प्यारे बच्चों नीदर, यहां पर एक 15 जजों की एक बेंच बैठती है, 15 जजों की बेंच जो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 15 जज 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और प्यारे बच्चों ये नीदरलैंड के हेग में स्थापित है, नीदरलैंड के हेग में स्थापित है। और कोई भी दो देश अपनी मर्जी से प्यारे बच्चों यहां पर आकर अपने मुद्दे को सुलझा सकते हैं, यहां पर आके अपने मुद्दों को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, अपने मुद्दों को बता सकते हैं। ठीक है, नीदरलैंड के हेग में प्यारे बच्चों ये स्थापित है। और कोई भी दो देश आकर अपने बात को यहां रखे, जैसे भारत का एक मुद्दा कुलभूषण जाधव वाला जो मुद्दा था, अमेरिका कहता था कि कुलभूषण जाधव जो है वो भारत का सिपाही, भारत का एक जासूस है, पाकिस्तान कहता था। तो पाकिस्तान की इस बात के, और उन्होंने फांसी भी दे दी थी, सजा। तो भारत ने फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाकर क्या किया? उसको एक अपना एक तरह से कह सकते हैं कि केस लड़ा, और अभी कुलभूषण जाधव को फांसी देने से रोका गया है। ओके विनोद, ठीक है। छठे नंबर पर आता है बेटा इसका, छठे नंबर पर आता है सचिवालय। सचिवालय जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में सेक्रेटेरिएट। और ये सचिवालय जो है ये क्या है? एक तरह से मुख्य दफ्तर है बेटा। विश्वास 1994, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों ये मुख्य दफ्तर है, मुख्य दफ्तर। ये क्या है? मेन ऑफिस, मुख्य दफ्तर है। किसी भी संगठन का एक ऑफिस होता है, ठीक है, वही ऑफिस है प्यारे बच्चों सचिवालय। इस सचिवालय से सारा काम होता है। और इस सचिवालय के जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है प्यारे बच्चों महासचिव। अंग्रेजी में कहा जाता है जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। ये समझ लो यूएनओ के जो हेड होते हैं उनको महासचिव कहा जाता है। और शुरू से लेकर अब तक सबसे पहले बने ट्राइगली और अभी हैं एंटोनियो गुटेरस, ये सभी महत्वपूर्ण लोग हैं जो महासचिव का पद संभाल चुके हैं। मैं अभी उनको एक एक करके बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो सबसे पहले नाम आता है ट्राइगली का। सबसे पहले किसका नाम आता है? ये एनसीईआरटी से सीधा आपको बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों ये नॉर्वे के थे, ठीक है। प्यारे बच्चों ये वकील थे, विदेश मंत्री रहे। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में युद्ध विराम के लिए इन्होंने प्रयास किया था।
और ये सबसे पहले महासचिव थे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे? ट्राइग ली, जिन्होंने प्रयास किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर को लेकर युद्ध हो रहा है उसको क्या किया जाए, रोका जाए। सर पीडब्ल्यू की क्लास कौन से ऐप में चलती है वायरल होने नहीं, पूछना तो पड़ेगा जी। कल 3:30 बजे जरूर आना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सबसे पहले रहे ट्राइग ली, उसके बाद कौन है? डैग हैमरसोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक लाइन कहा था जो आप सब लोगों को जानना चाहिए। इन्होंने कहा यूएनओ की स्थापना विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं, विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं, बल्कि नर्क से बचाने के लिए है। नर्क से बचाने के लिए है। ठीक है, हैमरसोल्ड ने क्या कहा? हैमरसोल्ड ने कहा कि जो दुनिया है इसको स्वर्ग बनाने के लिए यूएनओ की जरूरत नहीं है, नर्क से बचाने के लिए यूएनओ की जरूरत है। ठीक है, नर्क बनने से बचाने के लिए किसकी जरूरत है? यूएनओ की जरूरत है। आ गई बात समझ में? ये किसने कहा? डैग हैमरसोल्ड। ये दूसरे रहे। ठीक है, इन्होंने स्वेज नहर वाले मुद्दे को, खैर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, मेन आपको याद रखना है कि डैग हैमरसोल्ड दूसरे रहे। जिनकी इंपॉर्टेंट चीजें पूछे जाएंगे मैं बताते चलूंगा आपको। ठीक है, यूथांट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्यारे बच्चों एशिया से पहले, एशिया से फर्स्ट, एशिया म्यांमार से ये पहले थे, यानी एशिया का कोई भी व्यक्ति जो महासचिव बना, यूथांट। ठीक है, इन्होंने क्यूबा के मिसाइल संकट का समाधान किया था। ठीक है, और एक तरह से वियतनाम युद्ध के दौरान भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक है, आ गई बात समझ में? यूथांट, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुर्द वॉल्डीम, अब ये बस नाम याद रखिएगा, इसके बाद इनका कुछ खास योगदान नहीं रहा है, इनके बारे में कुछ ज्यादा पूछा भी नहीं जा सकता है, लेकिन आपको बस इतना याद रखिएगा, नामीबिया की आजादी में इन्होंने बीच बचाव किया था, लेकिन कोई चांसेस नहीं है पूछने की। हाँ, कुर्द वॉल्डीम 72 से 81 तक रहे, और उसके कुर्द वॉल्डीम नहीं, जेवियर पेरेज कुयार, इनका नामीबिया की आजादी में है, मैं गलत बोल गया। कुर्द वॉल्डीम, उसके बाद जेवियर पेरेज कुयार, ये लोग दो बीच में रहे जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं। आगे जिनके ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो बताऊंगा आपको। तो कुर्द वॉल्डीम, जेवियर पेरेज कुयार, और उसके बाद आएंगे बुतरस घाली, वेरी इंपॉर्टेंट। बुतरस घाली का बहुत बड़ा रोल है, कुछ चीजें इनके बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए। सर जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं, जो नागरिक शास्त्र को कदमे में झुका दे उन्हीं। अरे भाई बस, मतलब बिल्कुल तीर सीने पे लगाए हो, बिल्कुल एकदम। क्या भाई क्या, चलो भाई इसके लिए समोसे का इंतजाम करो। सबसे पहले देखो, ये राजनयिक विधिवेत्ता विदेश मंत्री, एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट, ये पूछा जाता है कि एन एजेंडा फॉर पीस ये किसने ये रिपोर्ट जारी की थी? तो बुतरस घाली। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम चलाया। और एक और बात आपको बताऊं, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, 1992 का एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जो कि पर्यावरण के लिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ जो पर्यावरण पर था, उसका उद्घाटन या उसका भी जो आयोजन था वो इन्हीं के देखरेख में किया गया था, वो इन्हीं के देखरेख में प्यारे बच्चों किया गया था। कोफी अन्नान, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोफी अन्नान, कोफी अन्नान 1997 से 2006 तक रहे, घाना में रहे, ये 2 बार रहे थे। ठीक है, इन्होंने एक तरह से इराक पर जो हमला हुआ था उसे अवैध, अमेरिका ने जबरदस्ती इराक पर हमला कर दिया था, इन्होंने उसको अवैध बताया था। बहुत बड़ी बात थी, ये आसान नहीं था अमेरिका का विरोध करना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने प्यारे बच्चों 2005 में मानवाधिकार परिषद की स्थापना की थी और शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की थी। ये 2 चीज आपसे पूछा जा सकता है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना किसने करवाई, और प्यारे बच्चों दूसरा पूछा जा सकता है शांति संस्थापक आयोग की स्थापना किसने करवाई। ये दोनों में नाम किसका आएगा? कोफी अन्नान का नाम आएगा। प्यारे बच्चों अभी एक हम लोग चर्चा करेंगे सुधारों की, उसमें भी इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें मैं यहां लिख भी देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के सुधारों की जांच, ये इनके नेतृत्व में 1997 में शुरू हुई थी, है ना। इन्होंने एक तरह से एक जांच करवाई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किस किस स्तर के सुधार जरूरी है, कौन से सुधार होने चाहिए। अब हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट में उसके पहले मतलब गुटेरस के पहले बान की मून, ये दक्षिण कोरिया के थे। ठीक है,
इसके अलावा अभी वर्तमान में है एंटोनियो मैनुएल दे एलोविरा गुटेरस, ये 2007 से हैं, ये पुर्तगाल से हैं, ये पीएम भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में प्यारे बच्चों ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। मैंने सबका डिटेल आपको बता दिया कि अगर कहीं से भी कुछ पूछ दे तो आपको ये ना लगे कि सब सुना सुना है, आपको लगे सुना सुना सा है, वरना आप गाना गाने लगे जग सुना सुना लागे नालायकों। चलो, तो ये प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिवों की सारी डिटेल थी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक लाइन हम और जरूर देख लेंगे और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ सुधार। ठीक है, सुधार यानी कि रिफॉर्म्स। प्यारे बच्चों, जब सुधारों की बात आती है तो सुरक्षा परिषद के सुधारों का सबसे पहले जिक्र आता है। देखो प्यारे बच्चों, सुधारों में दो तरह के सुधार की बात होती है। ठीक है, एक तो यह सुधार की बात होती है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना है, जो बनावट है, वो कैसी होनी चाहिए, है ना, कि भाई उसमें सुरक्षा परिषद होना चाहिए, कौन शामिल होना चाहिए, कौन शामिल नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक होता है बात कि उसका न्यायाधिकरण क्या हो, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को पर्यावरण की भी चिंता करनी चाहिए? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को केवल शांति की चिंता करनी चाहिए? तरह तरह की बातें होती हैं। सबसे बड़ा जो बात होती है, सबसे ज्यादा जिस बात पे चर्चा होती है, सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है, वो सुरक्षा परिषद के सुधार की बात होती है। अब ऐसा क्या है सुरक्षा परिषद में? इसमें बात होती है प्यारे बच्चों स्थायी सदस्यों की संख्या। प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 सदस्य स्थायी हैं। पहले क्या था, पहले 1965 या ये कह लो प्रारंभ में इसमें टोटल 11 सदस्य होते थे। ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चों टोटल 11 सदस्य होते थे, जिसमें 5 स्थायी और 6 अस्थायी। लेकिन इसमें 1965 में क्या किया गया, इसमें 4 और अस्थायी जोड़ा गया तो टोटल 15 हो गए। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। अस्थायी सदस्य तो 1965 में बढ़ा दिए गए, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। और स्थायी सदस्यों की संख्या तब तक नहीं बढ़ेगी जब पांचों के पांचों परमानेंट मेंबर, यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन, ये सभी और फ्रांस, ये सभी लोग न चाहे तब तक नहीं बढ़ेगी। और कौन चाहेगा कि हमारे पावर में कोई और आए? तो लगातार बात होती है कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। प्यारे बच्चों 1997 में, ध्यान से सुनिएगा, 1997 में कोफी अन्नान ने एक समिति बनाई। कोफी अन्नान ने एक जांच करवाई समिति बना के कि यह बताओ किस आधार पर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता दिया जा सकता है। देखिएगा भाई, देखो भारत, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इस तरह के अर्जेंटीना, ब्राजील, इस तरह के देश लगातार कहते हैं कि भाई हमको भी तो स्थायी सदस्य बनाओ। स्थायी सदस्य तो 5 लोग बन के बैठे हैं। क्या पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व वो 5 लोग करते हैं? और भारत जैसे बड़े देश, ब्राजील जैसे बड़े देश, जितनी बड़ी जनसंख्या है, साउथ अफ्रीका जैसे देश, जापान जैसे बड़े औद्योगिक देश, इनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इनको भी तो मिलना चाहिए। तो लगातार क्या होती है प्यारे बच्चों, इसको बढ़ाने की बात होती है। तो 1997 में उस समिति ने रिपोर्ट दिया, और क्या रिपोर्ट दिया, किसको मिलनी चाहिए? तो उन्होंने कुछ आधार बताए किस आधार पर मिलना चाहिए। पहला, बड़ी एवं विविध जनसंख्या। बड़ी एवं विविध जनसंख्या, क्या आधार बताया कि उस देश की जनसंख्या बड़ी होनी चाहिए और विविध होनी चाहिए। मैं समझाता हूं। दूसरा, यूएन फंड में सहयोग करते हो। तीसरा, बड़ी सेना, बड़ी सैन्य शक्ति। ठीक है। चौथा, बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है। पांचवा, लोकतंत्र तथा मानवाधिकार का सम्मान। लोकतंत्र तथा मानवाधिकार का सम्मान। अब ध्यान से सुनिएगा। आई एम सॉरी सर, आई एम लेट। कोई बात नहीं बेटा, कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा।
1997 में जो कोफी अन्नान की जांच हुई, उसमें यह बताया गया कि किस देश को प्यारे बच्चों हम स्थायी सदस्यता दे सकते हैं। उसमें यह कहा गया कि भाई वो देश की जनसंख्या बड़ी होनी चाहिए और विविध, यानी तरह तरह के लोग, जैसे भारत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, तरह तरह के लोग, जाति जनजातियां होनी चाहिए। यूएन फंड, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का फंड है, यूएन का जो फंड है, उस फंड में वो सहयोग करे, और फंड में ही नहीं, सेना में भी, शांति सेना जो है उस सेना में भी सहयोग करे। भारत करता ही है। भारत फंड देने के मामले में 20वें 21वें नंबर पर है। बड़ी सेना होनी चाहिए, बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, उस देश में लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान होना चाहिए। अब बात आ जाता है कि भारत तो ये तो बता दिया गया कि इन इन आधारों पर आप सदस्यता दे सकते हैं। अब आ गई बात कि भाई भारत का इसमें क्या पक्ष है, भारत क्या चाहता है ना, भारत क्या सोचता है। आप लोग बताइए, भारत को मिलना चाहिए कि नहीं, बताओ। आपको क्या लगता है, भारत को मिलना चाहिए, जल्दी बताइए। बोलो, सब लोग बताइए। ओके सुरेश, मिलना चाहिए, भारत होना चाहिए क्योंकि भारत के पास है। जी, मिलना चाहिए। ठीक है भाई। भाई देखो, भारत क्या कहता है, भारत कहता है कि मैं इन सभी मुद्दों में क्या है, खरा उतरता हूं। आगे बात समझ में। भारत क्या कहता है कि मैं इन सभी मुद्दों पर खरा उतरता हूं। भारत कह रहा है मैं इन पांचों मुद्दों पर खरा उतर रहा हूं। मेरी एक बड़ी जनसंख्या है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, अब तो पहली हो गई है। मैं फंड में भी जो मेरी औकात है मैं सहयोग करता हूं। ठीक है। बड़ी सैन्य शक्ति है, सेना भी हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था भी हम 5वें नंबर की हो चुके हैं। आगे बात समझ में। और लोकतंत्र तो हमारे देश में ही पैदा हुआ, हमारे तो गली गली में नेताजी लोग हैं, और अधिकार भी हमारे यहां सबको अच्छे से दिया जाता है। तो भारत ने कहा कि भैया देखिए, हम तो हर तरह से इसमें क्या है, एलिजिबल हैं। हम तो प्यारे बच्चों हर तरह से, भारत ने कहा कि हम एलिजिबल हैं। हमारी जनसंख्या बड़ी भी है, हम फंड में भी सहयोग करते हैं, हम बड़ी सेना शक्ति भी हैं, अर्थव्यवस्था भी है, लोकतंत्र और मानवाधिकार में भी प्यारे बच्चों हमारे यहां पूरा सहयोग मिलता है। तो भारत का पक्ष है कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए, स्थायी सदस्यता बढ़नी चाहिए, क्योंकि भारत चाहता है कि कुछ लोगों के हाथ में ही पावर ना हो। भारत चाहता है कि दुनिया में बहुध्रुवता हो, यानी दुनिया में बहुत सारे लोग पावरफुल हो, सबके पास प्यारे बच्चों शक्ति होनी चाहिए। सबके पास, या तो आप, भारत कहता है या तो आप निषेधाधिकार हटा दो, वीटो खत्म कर दो, या और लोगों को भी दे दो। और भारत तर्क देता है कि इन मुद्दों के हिसाब से तो हमें जरूर मिलना चाहिए। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कुछ अन्य संगठनों के बारे में। ठीक है, यूएनओ को यहां हमने देख लिया, कुछ और संगठन, विश्व बैंक। प्यारे बच्चों 1944 में ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का क्या हुआ प्यारे बच्चों, स्थापना हुई। छोटा सा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम उसको देख लेंगे। ब्रेटन वुड्स शहर में दो संस्थाएं बनी, एक बना प्यारे बच्चों विश्व बैंक, और एक बना आईएमएफ, जिसकी चर्चा करेंगे। विश्व बैंक क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ प्यारे बच्चों, तो पूरी दुनिया में एक सहयोग की जरूरत थी। उसका नाम ही रखा गया आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बहुत तबाही मची थी दुनिया में, गरीबी आई थी, परेशानियां थी। तो दोबारा से चीजों को ठीक करने के लिए, सहयोग करने के लिए एक संस्था है जिसे विश्व बैंक कहा गया। कई सारे छोटे छोटे संगठनों का वो क्या था, एक ग्रुप था। और इसका मुख्य काम क्या है, अवसंरचना विकास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य,
ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, सिंचाई, बिजली। यानी ये क्या है, थोड़ा समाजवादी विचार वाला है। जो विश्व बैंक है वो थोड़ा समाजवादी विचारधारा वाला है कि ठीक है चलो गरीब हो तुम्हारी मदद कर देते हैं। प्यारे बच्चों ये क्या देता है, आसान शर्तों पर लंबे अवधि के ऋण। आसान शर्तों पर लंबे अवधि के ऋण। और प्यारे बच्चों ये अल्प विकसित और विकासशील देशों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। अल्प विकसित या विकासशील जो देश हैं, जो अभी विकास धीरे धीरे कर रहे हैं, उनकी सहायता के लिए ये आसान किस्तों में ऋण दे देता है। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय दोनों का, इन विश्व बैंक और IMF दोनों का जो मुख्यालय है वो कहां पर है प्यारे बच्चों, ये है वाशिंगटन DC। कहां पर, इसका ये लोगो याद रखिएगा, पूछता है, वाशिंगटन DC, ये इनका मुख्यालय है। अभी 189 मेंबर्स इसमें सदस्य हैं। और प्यारे बच्चों यहां पर क्या हुआ, यहां पर इनका मुख्य काम होता है कि जो गरीब देश हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बड़े बांध बनाने हैं, शिक्षा के लिए कुछ करना है, टॉयलेट्स बनाने हैं, इन सब के लिए विश्व बैंक बड़े बड़े प्रोजेक्ट में मदद करता है और आसानी से ऋण दे देता है और एक सहयोग की भावना के साथ चलता है। लेकिन दूसरी तरफ प्यारे बच्चों एक संगठन है और वो है IMF, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ठीक है, अब IMF क्या है, इसका जो मुख्य कार्य है, ये मैंने NCERT के जानबूझ के लगा दिया है ताकि आप ऐसे पढ़ो तो आपको थोड़ा सा इससे आप रिलेट कर पाओ। इसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्यारे बच्चों इसका भी मुख्यालय, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो विश्व बैंक काम करना शुरू कर रहा है ना, ये ब्रेटन वुड 1944 में हुआ, लेकिन विश्व बैंक की स्थापना 45 मानी जाएगी, 1945। ऐसे ही ये जो IMF है इसका भी क्या माना जाएगा, 1945, और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन। इसमें 190 देश हैं। यहां पर देखो ये पूंजीवादी विचार वाला है, यहां पे कोई मदद, कोई भी समाजवाद, गरीबी, शिक्षा, ये सब का इसका मतलब नहीं है। इसका मुख्य काम है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, कि अर्थव्यवस्थाएं चौपट न हो जाए। आर्थिक स्थिरता मतलब ये क्या काम करता है, ये दुनिया के देशों को ये सुझाव देता है, मदद करता है कि भाई तुम अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलाओ कि टूटे ना। और अगर कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी और पैसा मांगने कोई पहुंच गया, कहेगा पहले इधर आओ, इधर कोपचे मिलेगा, और कहेगा ये सुधार करो पहले। जैसे सोवियत संघ को भी इसने चढ़ाया था सुधार करने के लिए। भारत भी 1990 में जब दिवालिया की स्थिति आ गई थी, तो भारत भी जब IMF से $7 बिलियन का लोन लेने गया, तो उसने कहा पहले अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण करो, पहले अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करो, पहले अपनी अर्थव्यवस्था में थोड़ी और नरमी बरतो, ये चीजें करो। तब भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी। तो ये क्या करता है, शर्तों के साथ महंगे ऋण देता है। ध्यान रखना, शर्तों के साथ महंगा ऋण देता है। और ये नहीं कि लौटाना चाहे मत लौटाना, समय पे वापस मांग लेगा। ये आर्थिक सुधारों के लिए प्रेरित करता है। आर्थिक सुधार, उदारीकरण, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को खोलो, इसके लिए क्या करता है, प्रेरित करता है सभी अर्थव्यवस्थाओं को। और ये प्रयास करता है प्यारे बच्चों कि क्या करे, सबको जो है अपनी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाए। और प्यारे बच्चों इसने क्या किया है, दुनिया के देशों को एक कोटा दे रखा है, सबसे पैसा जमा करवाता है और जिसका जैसा कोटा रहता है उसी हिसाब से लोन मिलता है। बराबर लोन नहीं मिलेगा, किसी देश को ज्यादा लोन मिलता है। जैसे देखो यहां पर एक इसमें जो G7 यानी जो विकसित देशों का समूह है, जैसे प्यारे बच्चों आप जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, अमेरिका, इनके पास 40% का होल्ड है, इनको ज्यादा मिलता है, बाकी देशों को थोड़ा कम मिलता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी एक पद्धति है। अमेरिका के पास 16.5% का इसमें पूरा स्टेक है, ध्यान रख लो, अकेले अमेरिका के पास। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत की अगर बात करें, इंडिया के पास का जो कोटा है, इंडिया का 2.64% है। इंडिया का 2.64% है, सबसे अधिक अमेरिका का 16.5% है। समझ गए बात। तो जिसकी जैसी औकात रहती है उसी हिसाब से कर्जा ये देता है। तो
एक तरफ विश्व बैंक क्या कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, और ये गरीब से मतलब नहीं है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक से अर्थव्यवस्था चलाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। तो ये आर्थिक स्थिरता बनी रहे, यानी अर्थव्यवस्थाएं डूबे ना, उसके लिए ये मुख्य रूप से काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे WTO, जिसको हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। प्यारे बच्चों, 1948 में एक संस्था बनी थी गैट, जिसको कहा गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, पहले आपस में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक समझौता था गैट, लेकिन उसी के जगह पे प्यारे बच्चों 1995 में एक संगठन बना WTO, विश्व व्यापार संगठन। यानी आप कह सकते हो कि जो WTO है ये गैट का उत्तराधिकारी है। क्वेश्चन पूछता है कि WTO किसका उत्तराधिकारी है, तो गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का। इसका मुख्य काम क्या है, विवाद रहित अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी बिना विवाद के अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ सके उसको बढ़ावा देने का काम कौन करता है, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन करता है। प्यारे बच्चों, इसमें जो सदस्य हैं वो 164 है। इसका जो मुख्यालय है वो कहां है, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है, जिनेवा में। तो 1948 गैट, 1995 WTO, विवाद रहित अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, सदस्य 164, मुख्यालय इसका जिनेवा है, और मुख्य रूप से इसका काम अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए। भारत भी इसका सदस्य है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एनजीओस का नाम सुना होगा। एनजीओस जिसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये सरकारी नहीं होते हैं, ये गैर सरकारी होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा रोल सोसाइटी में प्ले करते हैं। बहुत बड़ा रोल क्या करते हैं, सोसाइटी में प्ले करते हैं। अब जैसे इनमें से एक है प्यारे बच्चों एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल प्यारे बच्चों 1961 में इंग्लैंड में बनाया गया, लंदन, इसका मुख्यालय लंदन, और इसका काम है पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की क्या करना, रक्षा करना, आवाज उठाना। एक और है इसी में, एक ह्यूमन राइट वॉच है प्यारे बच्चों। ह्यूमन राइट वॉच, इसका भी काम क्या है प्यारे बच्चों, ह्यूमन राइट वॉच का भी काम है मानवाधिकारों को बचाना। इन दो का नाम आप याद रखिएगा, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक ह्यूमन राइट वॉच। दोनों मानवाधिकारों के लिए काम करते हैं प्यारे बच्चों, दोनों ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। और ये गैर सरकारी संगठन है, यानी जो सरकारी नहीं है पर सामाजिक हितों के लिए एक तरह से आवाज उठाते हैं। और ये एक तरह से गैर राजनीतिक होते हैं, गैर सरकारी होते हैं, तो इनका महत्व भी होता है।
जनता इनको बड़ा भाव देती है। अगर दुनिया में ये किसी को बता दें कि यहां गलत हो रहा है तो उसको बहुत वरीयता मिलती है, इसलिए सरकारें इनसे डरती हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई अगर चुनाव वाला पार्टी रहेगा तो सरकार कहेंगी झूठ बोल रहा है, पर इनके लिए कोई ये नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्व होता है। अंत में प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसकी स्थापना 1957 में की गई। परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए, यह भी UNO के से संबंधित संस्था है, नजर रखने के लिए, है ना। ये लगातार जांच भी करती रहती है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा है। देखो, जो परमाणु ऊर्जा होती है या जो न्यूक्लियर पावर होता है ना, उससे दो काम हो सकता है। एक तो उसका शांतिपूर्ण प्रयोग, यानी उससे बिजली बना ली जाए, है ना, और एक होता है कि भाई उससे बम बना दिया किसी ने। तो ये जांच देखती रहती है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई जो परमाणु ऊर्जा है उसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है, बम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो 1957 में इसको अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। और इसका काम है कि कोई परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग न करे, उसकी जांच करे। तो जितने भी प्यारे बच्चों संगठन हमारे NCERT में, हमारे सिलेबस में थे, वो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं और इस चैप्टर को आपको क्रक्स बनाकर रख दिया है कि कितना आराम से अच्छे से इस चैप्टर को आप कर सकते हैं। एक बात याद रखना, कल 3:30 बजे एक बहुत शानदार क्लास होगी जिसमें मैं मॉडल पेपर और क्वेश्चंस और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन और आंसर करने हैं सब कराऊंगा। कल उस क्लास को मिस मत करना मेरे प्यारे बच्चों। आज अंतरराष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे वो मैंने आपको समझा दिए। आई होप कि वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आई होप कि वो आपको समझ में आए होंगे। इसका PW के ऐप में आप CBSE में जाना, हिंदी मीडियम में जाना, तो वहां आपको ये फ्री में कोर्स मिलेगा, उसमें जाओगे तो ये PDF वगैरह सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अवनीश सर के जिसको कहते हैं ना बुलडोजर गैंग, ठीक है, बुलडोजर गैंग वाला जो टेलीग्राम है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्लास अगला होगा बेटा, लेकिन कल 3:30 बजे आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि हम लोग क्या कर सकें, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कर सकें, MCQ की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो कल जो भी तुम्हारे दोस्त बचे हुए हैं उन सबको लेकर आना और एक शानदार क्लास कल के डेट में हम लोग करेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।